जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस नए क्लास में। हमारा एक ही लक्ष्य है, 30 में 30 नंबर सीडीपी में मैंने खुद पाया था और आपको दिलाऊंगा भी। तो चलिए दोस्तों, सीडीपी बाल विकास की स्पेशल क्लास लेकर आ गए हैं आपके लिए। और हाँ, हमने आज एक एक नए काम किया है कि देख लीजिए, चलो एक तैयारी करते हैं नए अंदाज में। जी हाँ दोस्तों, सीडीपी की पेडागोजी की स्पेशल यह क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम वो प्रश्न लाए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हों, टीचिंग एग्जाम की परीक्षा में। चाहे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, एमपी टेट हो गया, टी ट्रिपल एस भी हो गया, उत्तराखंड टेट हो गया, झारखंड टेट हो गया, बिहार टेट हो गया। मतलब इन सारे परीक्षाओं को एक करके मैंने वो प्रश्न लाए हैं आपके लिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न होंगे वह प्रश्न लाए हैं और सभी परीक्षाओं से लेकर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको क्लास उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास को जरूर देख लीजिए आप लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देख लीजिए। पहला ही प्रश्न देख लीजिए। जैसे यह प्रश्न पूछा गया था रीट 2011 में, और इसी पैटर्न पर थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न पूछा गया था सीटेट की परीक्षा में। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। निवेदन कर रहे हैं कि क्लास पूरा देखिए, क्योंकि ये से प्रश्न आपको शायद कहीं नहीं मिलने वाले। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं क्या? कहेंगे ए ऑप्शन विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी ऑप्शन निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी ऑप्शन शून्य प्रशिक्षण अंतरण, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, जब कोई भी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाए आपसे कि एक खेल जैसे जानते होंगे कि गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है, जब और उसके जो बैट्समैन है, बैट्समैन में कोई कमी नहीं आती, तो वहाँ पर मतलब कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो हमारा शून्य प्रशिक्षण अंतरण होगा। जब आप एक काम को जानते होंगे, जैसे आप लिखना जानते हैं, आप पढ़ना भी सीख लिए, तो आपके लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसका मतलब हुआ कि शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती तो उसका ऑप्शन चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराएंगे। एक नए अंदाज में क्लास शुरू की हैं तो पढ़ाएंगे भी। यह भी रीट 2011 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। देख लीजिए क्या होगा प्रश्न। यह मत समझिए कि रीट में पूछा गया तो सीटेट में नहीं पूछेगा। मेरे भाई, सीटेट क्वेश्चन पेडागोजी के देता है। अपन सिलेबस जारी किया, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाएगा। इसलिए मैं सोचा कि हर राज्य के टेट की परीक्षाओं को मैंने देखा, जो आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न थे वही प्रश्न आपकी प्रैक्टिस में करा रहे हैं। बाकी अदर प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आप पढ़िए। अगर नहीं क्लास अच्छी लग रही तो आप कमेंट करके बता दीजिए इस प्रकार की क्लासें हमें नहीं चाहिए, तो हम आपको स्पेशली खाली सीटेट के प्रश्नों को ही कराने वाले हैं। मेरा सिद्धांत यह था कि जो प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए, हो सकता हो सीबीएसई वाले वो प्रश्न भी देखते हों और कुछ प्रश्नों को पूछ दें आपसे पेपर में। इसलिए मेरा सोच यह है, इसलिए मैं इस प्रकार की क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़िए, 2-4 दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। अभी नहीं, तुरंत कमेंट करके बता दीजिए नहीं अच्छी है, इधर उधर की बात नहीं। क्योंकि मैं सीडीपी 30 में 30 पाया हूँ मेरे यार। जब बाल विकास जैसे पेपर मैंने 30 में 30 स्कोर किया, तो कुछ सोच समझ के आपके लिए क्लासेज ला रहा हूँ। आप पढ़िए 2-4 दिन। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन की बात करें, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्षण की और निर्देशन। चलिए क्या है यहाँ पर, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की और निर्देशन, और हो जाएगा और निर्देशन। ठीक, संगतिकरण होगा यहाँ पर। बी ऑप्शन में मानसिक विकारों का न होना, सी ऑप्शन व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, और डी ऑप्शन होगा उपरोक्त में से सभी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। यही हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करना है, थोड़ा स्पीड हमें रखना होगा। यह समझ लीजिए, जितने भी आप यूट्यूब पर क्लासेस देखते होंगे, आपको जितने प्रश्नों को 1 घंटे के अंदर प्रैक्टिस सेट कराते हैं, उतना हम आपको 20 से 25 मिनट में
उतने ही प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं। तो आप समझिए आपको कहाँ पढ़ाना है। बाकी इतना तो कह सकते हैं कि मैं खुद जब सीटेट सीडीपी में 30 में 30 पाया था और पहली बार में 100+ स्कोर किया था पेपर 1 और पेपर 2 में, तो आपको भी करवा सकते हैं मेरे यार। बस आपको जुड़ना है। आप सभी साथियों से यही निवेदन करते हैं, आप जुड़िए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, तैयारी करिए यार। आपको पास होना है, आपको चैनल से नहीं मतलब, आपको पास होना है, मैटर से मतलब करिए, आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है इससे मतलब करिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, ठीक है, परंतु पियाजे ने क्या हटकर कहा, यही आपसे पूछा गया। ए ऑप्शन में कहा गया पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, और बी ऑप्शन कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं और बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। सी ऑप्शन में कहा था पियाजे ने कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए पियाजे का वह कथन कौन सा है जो सबसे हट के है, वह बताइए। चलें, क्या आप इस प्रश्न को शायद पढ़े थे कभी? आप कमेंट करके ईमानदारी से बताइए कि ऐसे प्रश्न आपने कहीं पढ़ा था। कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो किसी न किसी टेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, पेडागोजी के प्रश्न हैं। मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, फ्रायड, पियाजे, वाइगोत्स्की, इन सभी को आपके प्रश्न सीटेट पूछता है। तो इसलिए मैंने इन सभी टॉपिकों को एक करके मैंने देखा कि जो आपके सिलेबस के ऊपर निर्भर है वही आपके समक्ष प्रस्तुत किया है यार। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आप आसानी से याद करिए प्रश्नों को, थोड़ा हट के पढ़िए। हमेशा नए प्रश्न नहीं पूछे जाते, कभी कभी जैसे यूपी टेट में जो 2021 में परीक्षा हुआ था ना, पूरा प्रीवियस ईयर पूछ दिए थे 2017 का, 80% प्रश्न वहीं से थे। तो आप सभी को इतना तो देखना चाहिए कि अदर राज्यों के टेट की परीक्षा जो हुए उनके भी प्रश्न हल करिए आप लोग। यह मैंने कहा था कि सिर्फ उन्हीं परीक्षाओं को हल करिए, उन परीक्षाओं को भी देखिए और नए प्रश्नों को भी देखिए। हमारी जो क्लास होती हैं उन परीक्षाओं को भी ध्यान में रखकर प्लस नए प्रश्न को ध्यान में रखकर सीडीपी के इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उनको भी ध्यान में रखकर कराई जाती है। इससे एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं सिर्फ इतना ही कहने वाला हूँ। चले, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हम इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट आपको उत्तर बता देंगे कम समय में। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में पियाजे ने कहा था। पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास के जनक कहे जाते हैं, पियाजे को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक परिभाषा आपके लिए है। यह परिभाषा कई पेपरों में यूपी टेट में हो पूछी गई थी, इसलिए मैंने यह परिभाषा आपके लिए उपलब्ध कराया। कहा जा रहा है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? क्या बुद्धि में किया, अब सृजनात्मकता से किया, बुद्धि एवं सृजनात्मकता से, या इनमें से कोई नहीं? चले, अगर गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया था तो उन्होंने सृजनात्मकता से संबंधित किया होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये फैक्ट वाले प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं, फिर से पेडागोजी वाले प्रश्न आ गए। आप देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं? रुचि आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन में कहा गया रुचियाँ, ठीक, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। बी ऑप्शन रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। यहाँ पर चंद्रबिंदी लगा लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। चलिए ऐसे करके ऐसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। और सी ऑप्शन में रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, और डी ऑप्शन रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। तो चलिए, कहा जा रहा है रुचियों के बारे में, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। इस प्रकार से हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए, ये वाले फैक्ट प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे, नहीं तो पेडागोजी होते तो कुछ बताने वाली बात होती, फैक्ट में कुछ नहीं बताया जाता। आपको पता होना चाहिए, फैक्ट आप खुद पढ़िए आप लोग। चलिए, कहा जा रहा है अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न है हमारा, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम क्या होता है? चलिए, ए ऑप्शन की नाम मात्र की भूमिका है, बी ऑप्शन महत्वपूर्ण भूमिका है, सी ऑप्शन आकर्षक भूमिका है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है। चलिए, हमारा जो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यह प्रश्न सोचिए जीन पियाजे से संबंधित है, यह भी प्रश्न, ठीक। चलिए,
प्रश्न क्या कहा गया है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। यह प्रश्न रीट हो, रीट में पूछा गया था। रीट राजस्थान शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा होती है, रीट, उसमें पूछा गया था। और बात करें यूपी टेट में भी पूछा गया है, सी टेट में पूछा गया है। तो मतलब सभी जगह ये प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपके समक्ष इस प्रश्न को भी रख दिया। यह मत कहिएगा कि मैंने इस प्रश्न को पढ़ा, मैं जानता हूँ ये प्रश्न आप पढ़े होंगे, शायद सी टेट में ये प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न शायद आपने पढ़े हों। ठीक है, अभी आगे और प्रश्न आएंगे। तो चलिए, क्या ए ऑप्शन इदम में, बी ऑप्शन अहम में, सी ऑप्शन परम अहम में और डी ऑप्शन इदम एवं अहम में। चलिए, कहा जा रहा है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है। तो उत्तर हो जाएगा इदम में। इदम में ही इनका भंडार गृह होता है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न होगा, यह नए प्रश्न है हमारे। ये प्रश्न जो नया है, देखिए प्रश्न कहा गया है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किससे। ए ऑप्शन हिंसा से निपटने में, बी ऑप्शन दबाव से निपटने में, सी ऑप्शन थकान से निपटने में और डी ऑप्शन अजनबियों से निपटने में। चलिए, जो रक्षा तंत्र होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका उत्तर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दबाव से निपटने में। आज के ज़्यादातर फैक्ट वाले प्रश्न शामिल हो गए, इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी और हम तेज़ करना चाह रहे हैं ताकि कम समय में, आज की क्लास छोटी हो लेकिन बेहतरीन क्लास हो आपके लिए, कम समय में आप उतने ही प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा कर सकते हैं। चलें, बस निवेदन इतना करते हैं, आप लोग रोज़ाना जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सीटेट के लिए, वो लोग रोज़ाना दोपहर 1 बजे में हमारे क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। आप लोग पढ़िए, बस इतना ही करिए कि आप लोग पढ़िए। और पास होने की ना होने की ये तो बात की बात है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे, आप खुद सोचिए। अगर मैंने सी टेट पहली बार में पास किया, यूपी टेट पहली बार में पास किया, रीट पहली बार में 100+ स्कोर करके तीनों परीक्षाओं को जब मैंने पास किया, ये ही नहीं सिर्फ प्राइमरी पेपर भी, मिडिल पेपर दोनों को पास किया, यूपी टेट हो सी टेट हो, आप भी कर सकते हैं। बस पढ़िए आप लोग, प्रैक्टिस सेट, सी टेट प्रैक्टिस मांगता है और कुछ नहीं। कहीं भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, ऑफलाइन कोर्स लेइए ही मत। आपको पढ़ना है तो बुक लीजिए, कई लेखकों की बुक आती है। आपको अगर बुक के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको बुक के बारे में एक वीडियो बनाकर बता देंगे कौन सी बुक किस आधार पर होगी। मैं अपनी बुक भी दिखा दूंगा कौन सी बुक अच्छी होगी। ठीक है, तो कमेंट करिए, हर समस्या का समाधान होगा। बस जुड़िए आप हमारे साथ एक बार, और तैयारी तो कराएंगे ऐसी कि आप पहली बार में ही पास हो जाएंगे। और कुछ नहीं कहना चाहते ज़्यादा, बाकी आप प्रश्नों के माध्यम से आपको मैटर क्या प्रोवाइड किया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि आपको मैटर मतलब प्रश्न किस प्रकार के प्रोवाइड की जा रहे हैं, आपको उनसे अनुमान लगाना है। मेरी बात से मत अनुमान लगाइए। जैसे मैं बोलता हूँ यूपी टेट सी टेट रीट पास हूँ, तो मैंने अपनी सी टेट की मार्कशीट आपको दिखा दिया, CDP 30 में 30 नंबर पाया था वो भी दिखा दिया। बाकी यूपी टेट की तैयारी जब कराएंगे तो यूपी टेट वालों को भी दिखाएंगे, रीट की तैयारी करेंगे रीट वालों को भी दिखाएंगे। तो अभी सब मार्कशीट दिखाना उसका कोई सिद्धांत नहीं है, बस आप सीटेट से जुड़े थे इसलिए मैंने सीटेट दिखा दी है, ताकि आप यकीन करिए जब मैं खुद पास हूँ तब आपको तैयारी करा रहा हूँ। और यूट्यूब पर कई लोग ऐसे हैं जो उस परीक्षा के बारे में जानते भी नहीं होंगे लेकिन आपको तैयारी करा रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप उससे पढ़िए जो खुद उस क्षेत्र से संबंधित था और तब आपको तैयारी करा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न होगा, बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण। कहा जा रहा है बालक प्रसंग बोध परीक्षण जो होता है 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या स्थापित किए गए हैं। ए ऑप्शन में सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, बी ऑप्शन लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी ऑप्शन पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को और डी ऑप्शन वयस्कों के स्थान पर बालकों को। चलें, सबसे पहली बात इतना याद कर लीजिए कि बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण जो होता है 10 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना एक फैक्ट वाला प्रश्न याद कर लीजिए। अब उत्तर आपको देना होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, लोगों के स्थान पर जानवरों का चित्र बनाया जाता है ताकि, चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र बनाया जाता है, बी ऑप्शन। और ये प्रश्न भी याद कर लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बाल प्रसंग बोध प्रशिक्षण कितने वर्ष की उम्र के बालकों के लिए किया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है बाल प्रसंग बोध प्रशिक्षण।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, यह देखिए प्रश्न होगा हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर रॉन्ग आंसर चुनना है आपको। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, ए ऑप्शन आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी ऑप्शन अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। और सी ऑप्शन आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं। और डी ऑप्शन मूल्य प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए आप लोग उत्तर बताइए जल्दी से। हम इसका फैक्ट वाला प्रश्न को उत्तर बता देते हैं डायरेक्ट। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आवश्यकता वंचन की शारीरिक अवस्था नहीं है, यही हमारा गलत आंसर है। अवस्था होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। यह बार बार कहने का उद्देश्य इतना है कि आपसे क्लास कहीं मिस ना हो जाए और बाद में आपको पछताना पड़े, बस। और कुछ सिद्धांत रहें। और हाँ, जो लोग पुराने हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग क्लासेस देखिए। अभी आप लोग आराम कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग आराम कर रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करके भूल गए हैं। लेकिन बाद में एक दिन ऐसा आएगा आपको पछताना पड़ेगा। मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं वो तो देखेंगे, और जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो तो देखेंगे नहीं, लेकिन बाद में पछताएंगे बहुत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, कहा जा रहा है यहाँ पर एक प्रश्न है। यह प्रश्न शायद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन पढ़ लीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है, या ये प्रश्न हो सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्या होगा। ए ऑप्शन नवीन ज्ञान की खोज। बी ऑप्शन होगा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी ऑप्शन विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान रिएक्शन रिसर्च का उद्देश्य जो होता है वह होता है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास को मैंने कितनी जल्दी समाप्त कर दिया। कम समय में अधिक प्रैक्टिस करना हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी सीटेट की सभी क्लासेस हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड मिल जाएंगी, चाहे यूपी टेट हो चाहे रीट हो, इन सभी की तैयारी भी आपको कराई जाएगी फ्री में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस प्रकार की तैयारी आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करनी हो तभी आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, जो शब्द होते हैं जैसे पेडागोजी के ज़्यादा प्रश्न होते तो मैं धीरे धीरे उसमें विस्तार से थोड़ा इधर उधर की बात करके पढ़ाता समझाता आपको, लेकिन यहाँ पर फैक्ट वाले प्रश्न थे इसलिए मैंने इधर उधर की बात ना करके सीधे उत्तर बताया, इसलिए क्लास छोटी हुई और अच्छी क्लास हुई। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ना एक दिन भी बंद ना हो, आप आसानी से पास हो सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही कहना चाहते हैं, पढ़िए आप लोग। धन्यवाद।